हेलो स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम घटक कणों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर अपने ठोस का वर्गीकरण करेंगे। इसके पहले आपने जो वर्गीकरण किया था वो दो प्रकार से किया था, एक अक्रिस्टलीय ठोस और एक क्रिस्टलीय ठोस। यह वर्गीकरण का दूसरा रूप है जिसमें घटक कणों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर आप समझेंगे। तो इस आधार पर जो हमारा ठोस है वो चार वर्ग में वर्गीकृत होता है, जिसमें पहला है आयनिक सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। तो इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला आपका आयनिक सॉलिड है, अर्थात ये सॉलिड आपका आयन से मिलकर के बना हुआ होगा, जैसे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। इस तरह से इनकी संरचना भी आपको पता हो जाएगी और इनका एग्जाम्पल भी आपको पता हो जाएगा कि आयनिक सॉलिड की संरचना कुछ इस प्रकार से होगी और इनका स्ट्रक्चर भी इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर और संरचना जो भी कर लीजिए बना दे रहे हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इतना छोटा NaCl आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। जो आंखों से दिखाई पड़ते हैं उसमें मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल पाए जाते हैं या मिलियन ऑफ आयन पाए जाते हैं। आयन कहें तो ज्यादा सही पड़ेगा क्योंकि ये आयनिक सॉलिड है। तो पहला हो गया आयनिक सॉलिड। दूसरा देख लेते हैं एटॉमिक सॉलिड। एटॉमिक सॉलिड का मतलब जो एटम से मिलकर के बने होंगे, जैसे कार्बन एटम को ले लीजिए। एक कार्बन 4 कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि कार्बन के बाहर वाले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो इसके बाहर वाले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे और कार्बन अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा शेयरिंग करेगा, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर कार्बन एटम मिलकर के सॉलिड का निर्माण किया है, इसलिए इसको हम एटॉमिक सॉलिड बोल देते हैं। एटॉमिक सॉलिड में डायमंड और ग्रेफाइट आते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट आते हैं, लिख दे रहे हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट। जो डायमंड है ये दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है नेचुरली, और जो ग्रेफाइट है ये बहुत सॉफ्ट होता है। इससे हम अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, लेकिन डायमंड से अपनी कॉपी पर नहीं लिख सकते हैं। तीसरा आपका आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा, जैसे CO2 का मॉलिक्यूल ले लीजिए। जो CO2 गैस होता है इसको ठंडा करेंगे तो द्रव बन जाएगा और ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगा और यह आपको बर्फ के जैसा दिखाई पड़ेगा, इसलिए CO2 को सूखा बर्फ भी बोल सकते हैं, शुष्क बर्फ। तो CO2 के ढेर सारे मॉलिक्यूल आते हैं, आपस में मिलते हैं और ठंडे होकर के ठोस का निर्माण कर लेते हैं।
इस 2D बोर्ड पर ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर बना करके समझ सकते हैं। ये CO2 का मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह से H2O है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। जैसे बर्फ का टुकड़ा देखते हैं, उसमें H2O के ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। ये आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंतर्गत आते हैं, तीसरा नंबर। तो यहाँ पर तो समझ में आ रहा है, ये आयन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, अर्थात इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया गया है और उन दोनों के बीच में, सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन गया है। यहाँ पर भी समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए हैं। जो एटॉमिक सॉलिड दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग किए है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने डाइपोल के बारे में पढ़ा होगा। डाइपोल का मतलब दो पोल, डाई का मतलब दो, हिंदी में जिसको द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव का मतलब एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस। इस तरह से आपस में या तो टेम्पोरेरी या तो परमानेंट जुड़े हुए रहते हैं। परमानेंट नहीं रहेंगे, टेम्पोरेरी जुड़े रहेंगे, कुछ समय के लिए जुड़े रहेंगे, फिर टूट जाएंगे। ये बहुत वीक होते हैं, जब टूट जाएंगे तो गैस के फॉर्म में आ जाएंगे और उड़ जाएंगे। ठंडे रहेंगे तो आपस में एकत्रित होकर के ठोस का निर्माण कर लेंगे, जिसको हम सूखा बर्फ भी कहते हैं। अर्थात ये आपस में डाइपोल के द्वारा जुड़े हुए हैं। डाइपोल, द्विध्रुव, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो डाइपोल के बारे में वहां पर बताएंगे अच्छे से। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जरा एक मार्कर लेके आओ, अच्छा वाला। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब जैसे ऑक्सीजन है, इस पे दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस तरह से। अब ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लिया है और इसके पास पहले से ही दो लोन पेयर उपस्थित हैं। जब वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, इस तरह से, तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेगा, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। इसी तरह से ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है, ये वाटर में भी पाया जाता है और अमोनिया में भी पाया जाता है। वाटर में OH होता है और अमोनिया में NH होता है। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चौथा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉरी मेटेलिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड तो हम लोग पढ़े। चौथा है आपका मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, यहाँ पर मेटल आपस में जुड़े रहते हैं और सॉलिड का निर्माण कर लेते हैं। जैसे Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, ये मेटल है। ये आपस में बंधे रहते हैं। कैसे बंधे रहते हैं, यहाँ तो बात समझ में आ गई। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से आपस में बंधे हैं।
यहाँ पर भी बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉनों का शेयर हुआ है प्रत्येक कार्बन, हर एक कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है और अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयर किया हुआ है। यहाँ पर भी बात समझ में आई, डाइपोल मोमेंट है। यहाँ पर भी बात समझ में आई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन यहाँ पर कैसे आपस में जुड़े हैं, प्लस प्लस तो आपस में जुड़े नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का एक टुकड़ा दिख रहा है। इस सोडियम क्लोराइड के टुकड़े के बीच बीच में जो सोडियम के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन हैं वो घूमते रहते हैं कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, यही इन सभी को आपस में बांध करके रखा है। इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, कि इलेक्ट्रॉन का जो बादल है वो इन्हीं के बीच में है और उसी की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे एक जगह खाना पड़ा हुआ है और 10 कुत्ते हैं, तो 10 कुत्ते किस लिए एक साथ रहेंगे? उस खाने की वजह से एक साथ रहेंगे और साथ में जाकर के वो खाना खाएंगे। लेकिन एक साथ रहेंगे ना किसकी वजह से? उस खाने की वजह से, नहीं तो एक साथ ना रहते। उसी तरह से यहाँ पर जो सोडियम दिख रहा है वो एक साथ रहता है। क्यों एक साथ रहता है? क्योंकि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है वो इन्हीं के बीच में रह रहा है और इन सभी को आपस में बांध करके रखे हुए है। इसीलिए जब हम इसको तोड़ेंगे तो तुरंत नहीं टूट जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, है ना। जैसे लोहे की राड है, अगर लोहे की राड को आप तोड़ना चाहो तो टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा, लेकिन नहीं टूटेगा नहीं। ये सोडियम थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, मुड़ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो उन सभी को आपस में बांध करके रखे हुए हैं, ठीक। इसीलिए आपस में एक साथ बंधे रहेंगे। आई बात समझ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुको, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है